हेलो। इंडियन कोला वॉर एक ऐसी जंग है जिसमें कंपटीशन, पॉलिटिक्स, संघर्ष और साजिश सभी का मिश्रण है। इस वॉर में कई कंपनियां आईं और गईं। सरकार ने ढेरों नियम बनाए और तोड़े, कंपनियों को खत्म करने के लिए साजिश तक रची गई, लेकिन अंत में कुछ ही ब्रांड सरवाइव करने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, आज के समय में आप कोका कोला को पसंद करते हैं, थम्स अप को या फिर पेप्सी कोला को। आपने पहले बहुत से प्रतिद्वंद्वियों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यह इंडियन कोला वॉर उन सबसे कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआत तब हुई थी जब कोका कोला और पेप्सी आए थे, लेकिन असलियत यह है कि इंडिया में इस तरह के ड्रिंक्स की शुरुआत कोका कोला के आविष्कार से पहले ही हो गई थी। जबकि कोका कोला ने अपनी पहली ड्रिंक 1886 में लॉन्च की थी। 1837 में ही मुंबई के अंदर एक केमिस्ट हेनरी रॉजर्स ने रॉजर्स नाम के एक क्लब सोडा को बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। जल्द ही यह कोल्ड ड्रिंक भारतीयों को खूब पसंद आने लगा, जिसके बाद से रॉजर्स मुंबई के हर बार, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब का हिस्सा बन गया था। लगभग 28 सालों तक रॉजर्स सोडा मार्केट का इकलौता किंग बना रहा, लेकिन 1865 में पालोंजी सोडा बाजार में प्रवेश किया। यह सोडा लॉन्च होते ही पूरे मार्केट में छा गया, क्योंकि इसका रसबेरी फ्लेवर लोगों को बहुत पसंद आया। अब जब इन दोनों ड्रिंक्स की सफलता को कुछ पारसी बिजनेसमैन ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी खुद का कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाकर बेचें। और फिर इसी सोच के साथ उन्होंने 1884 में सिर सोडा को लॉन्च किया, जो कि पालोंजी सोडा को डायरेक्टली compete कर रहा था, और यह भी मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ। इसी बीच 1889 में ड्यूक सोडा को भी लॉन्च किया गया था, जो कि एक और सफलता साबित हुआ था। अब इस समय तक अमेरिका के अंदर कोका कोला भी लॉन्च हो चुका था, जो कि अमेरिकियों के बीच में काफी पसंद किया जा रहा था। इसके बाद से कोका कोला ने अमेरिका से निकलकर बाकी की देशों में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, लेकिन इंडियन मार्केट में एंटर करने में उन्हें अभी भी 2-3 दशकों का समय लगने वाला था। इसी बीच इंडिया में कई सारे लोकल सोडा ब्रांड आ चुके थे। इसके अलावा गोली सोडा या बांटा लगभग हर छोटे से लेकर बड़े शहरों में बहुत ही व्यापक रूप से मिलने लगा था, जिससे सोडा मार्केट में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। अब अगर हम सीधे आजादी के बाद के भारत पर आएं, तो उस समय कोका कोला को भारतीय बाजार में प्रवेश करने का एक बड़ा अवसर दिखा। बिना इस बात को जाने कि भारत में पहले से ही स्थानीय ब्रांड्स के बीच एक कोला वॉर चल रही है, कोका कोला ने 1950 में दिल्ली में अपना प्लांट खोल दिया। लेकिन जब सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में इतने सारे खिलाड़ी उतर रहे थे, तो भला पार्ली कैसे पीछे रह जाता। कई सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद पार्ली ने सोचा कि क्यों न अब सॉफ्ट ड्रिंक में भी अपनी किस्मत आजमाई जाए। इसीलिए पार्ली ने उसी साल अपना कोला लॉन्च कर दिया, जिस साल कोका कोला भारत में आया था। अब पार्ली भारत में एक जाना माना ब्रांड था, जिसे भारतीय लोग खूब पसंद करते थे। इसीलिए कोका कोला को यह समझते देर नहीं लगी कि पार्ली से उसे भारी प्रतिस्पर्धा मिलने वाली है। लेकिन एक चीज जिसने कोका कोला की नाराजगी बढ़ा दी, वह था पारेली की सॉफ्ट ड्रिंक का नाम और पैकेजिंग। दरअसल पारेली ने इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट पारेली ग्लूको बिस्किट के तर्ज पर ग्लूको कोला रखा था, जो दिखने में कोका कोला से काफी समान लगता था। और हाँ, पार्ली ने फॉन्ट भी लगभग वही कोका कोला की तरह ही उपयोग किया था। ऐसे में कोका कोला को लगने लगा कि इस नाम की वजह से लोगों में भ्रम पैदा होगा और उसके ग्राहक ग्लूको कोला की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए उसने पार्ली पर नाम बदलने के लिए केस फाइल कर दिया। केस की वजह से पार्ली ने ग्लूको कोला का नाम तो बदल दिया, लेकिन इससे कोका कोला की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि पार्ली ने अपनी इस ड्रिंक का नाम बदलकर पार्ली कोला कर लिया था, जो कि अभी भी कोका कोला से काफी समान था। खैर,
इस विवाद की वजह से इन दोनों कंपनियों के बीच लगभग 2 सालों तक टसल चलता रहा और आखिरकार पार्ली ने हार मानते हुए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, यह पार्ली की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट से विदाई नहीं थी, बल्कि वह कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिससे वह इस मार्केट में भी बना रहे और कोका कोला को सीधे प्रतिस्पर्धा भी ना दे। इसके लिए 1972 में उसने अपना ऑरेंज फ्लेवर वाला सोडा लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया था गोल्ड स्पॉट। हालांकि यह ऑरेंज रंग का बेवरेज बच्चों के बीच खूब पसंद किया गया, लेकिन यह युवाओं के बीच में कोई खास पहचान नहीं बना सका। इसी वजह से अगले 1 दशक तक कोका कोला ही ज्यादातर भारतीयों की पहली पसंद बना रहा। कोका कोला को टक्कर देने के लिए उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी पेप्सी ने बाजार में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन कोका कोला के क्रेज को कम करने में नाकामयाब रहा। इसी वजह से पेप्सी के नुकसान बढ़ गए थे और पेप्सी 1962 में भारत से बाहर निकल गई। यहाँ पीआरएलई ने बाजार को समझा कि कोला मार्केट को डिसरप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए पार्ली कोला के बाद से पार्ली कंपनी ने फिर कभी भी अपना कोई कोला फ्लेवर की ड्रिंक लॉन्च नहीं किया। इसके बजाय पार्ली ने गोल्ड स्पॉट की लोकप्रियता के बाद 1971 में LIMCA को बाजार में उतारा, जो कि एक लेमन फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक था। अब क्योंकि भारत के हर गली नुक्कड़ पर गर्मियों में नींबू पानी पीने वालों की भीड़ लगी रहती है, LIMCA ने काफी तेजी से मार्केट पकड़ ली और खास करके इस सॉफ्ट ड्रिंक को महिलाएं काफी पसंद करती थीं। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो कोका कोला अपने एक अलग ही सेगमेंट यानी कोला फ्लेवर में मार्केट का किंग बना रहा था। अब दोस्तों, यहां तक तो कोका कोला खूब प्रॉफिट कमा रहा था और भारत में बहुत ही मजबूती से अपने पैर जमा चुका था, लेकिन भविष्य में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसने उसे जड़ से उखाड़ फेंका और भारत में उसका सालों से बना साम्राज्य पल भर में तबाह हो गया। असल में 1973 के आसपास देश वित्तीय संकट से गुजर रहा था। इसीलिए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि FERA को भारत में लागू किया, ताकि हमारे देश का पैसा ज्यादा मात्रा में बाहर ना जा पाए। FERA के अनुसार जो भी विदेशी कंपनियां भारत में अपना व्यवसाय चला रही थीं, उनके लिए नियम बनाया गया कि वे 40% से ज्यादा स्टेक देश में नहीं रख सकती हैं। अब दोस्तों, कोका कोला 100% विदेशी इक्विटी के साथ अपना व्यवसाय चला रहा था, इसीलिए उसके सामने 60% छोड़ने का चैलेंज आ खड़ा हुआ। असल में भारतीय मार्केट में सरवाइव करने के लिए कोका कोला ने लगभग 2 दशक तक अपना पैसा और पूरा प्रयास डाला था, तब जाकर उसकी यह स्थिति कायम हो सकी थी। ऐसे में सारी मेहनत पर पानी फेरकर भारत से वापस जाना उसके ऑप्शन में ही नहीं था। इसलिए कंपनी ने सरकार के साथ नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया। अभी सरकार को मनाने का खेल चल ही रहा था, तभी 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हो गई और इस पर होने वाला ड्रिंक लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था माजा। बाजार में आते ही यह इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि इसकी लेगेसी आज भी कायम है। खैर, वापस चलते हैं 1976 में। उस समय देश कई प्रकार की राजनीतिक तनाव से गुजर रहा था। जब इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए तो नई सरकार सत्ता में आई और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। साथ ही जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडीज ने यूनियन मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रियल स्टेट्स का पद संभाला। इसके बाद से कोका कोला की समस्याएं घटने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि नई सरकार स्थानीय ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कोका कोला से कहा कि अगर वह भारत में रहना चाहते हैं तो अपना स्टेक कम करके 40% कर दें और बाकी 60% किसी स्थानीय पार्टनर को दे दें। इतना ही नहीं,
कोका कोला से उनके सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला भी सरकार द्वारा मांगा गया। अब दोस्तों, अगर बात सिर्फ 40% स्टेक की होती तो शायद कोका कोला मान भी जाता, लेकिन अपने सीक्रेट फॉर्मूला को शेयर करने से अच्छा उसने भारत को अलविदा कहना समझा। इधर सरकार भी जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोका कोला कभी भी अपना सीक्रेट फॉर्मूला नहीं देगा और इस तरह से वह देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अंत में यही हुआ। 1977 में कोका कोला ने भारत से अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया। इसके बाद यह देखा गया कि सरकार को वाकई कुछ लाभ हुआ या नहीं, यह तो वही जाने, लेकिन कोका कोला के स्वाद को पसंद करने वाले लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। इसका असर यह हुआ कि कोका कोला बांग्लादेश से तस्करी के जरिए भारत आने लगा और यहां इसे लोगों ने 3 गुना कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। जब सरकार ने इन समस्याओं को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न कोका कोला के प्रति जनता की इस मांग को हम खुद ही पूरा करें। इसलिए उन्होंने कोका कोला के तर्ज पर अपना खुद का कोला ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम था 77। इसे उस समय सरकारी कोला या 77 के नाम से भी जाना जाता था। 77 को मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI ने डेवलप किया था। हालांकि यह कोका कोला के विकल्प के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसका स्वाद कोका कोला के आसपास भी नहीं था। इसी वजह से इस सॉफ्ट ड्रिंक को कोई खास लोकप्रियता नहीं मिल सकी। इसका मतलब था कि सरकार कोका कोला का अच्छा विकल्प पेश करने में असफल रही थी और लोगों के बीच इसकी मांग वैसी की वैसी बनी रही। कोका कोला के भारत से जाने के बाद प्योर ड्रिंक्स नाम की एक कंपनी थी जो कोका कोला की बोतलें मैन्युफैक्चर करती थी और इसकी मार्केटिंग, सेल्स और एडवर्टाइजिंग का काम भी संभालती थी। प्योर ड्रिंक्स के मालिक चरणजीत सिंह ने कोका कोला के क्रेज को देखा और सोचा कि अपनी खुद की कोला ड्रिंक्स लॉन्च की जाए। लेकिन 77 की नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद प्योर ड्रिंक्स को डर था कि उनके साथ भी ऐसा ही न हो जाए। फिर भी कंपनी ने 1977 में कंपा कोला लॉन्च किया, जिसने बाजार को पूरी तरह बदल दिया। कांपा कोला का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया और यह लॉन्च होते ही पूरे भारतीय बाजार में लोकप्रिय हो गया। पार्ले, जो हमेशा कोका कोला की मार्केट से दूर रहता था, ने देखा कि कोका कोला भारत छोड़कर चला गया है। इसके चलते पार्ले ने 1977 में अपनी नई ड्रिंक थम्स अप लॉन्च की, जिसे कांपा की तरह ही काफी पसंद किया गया। लेकिन इस प्रोडक्ट की सफलता का कारण यह नहीं था कि इसने कोका कोला की रेसिपी को डिकोड किया था, बल्कि थम्स अप को भारतीय स्वाद के अनुसार लोकल स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाया गया था। थम्स अप मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा, इसका अंदाजा कंपनी को भी नहीं था, लेकिन इसके कोला फ्लेवर और भारतीय टेस्ट ने लोगों को संतुष्ट किया। इस तरह से पार्ले का यह प्रोडक्ट एक हिट साबित हुआ। अब बाजार में 2 प्रमुख प्लेयर थे, थम्स अप और कंपा कोला। कंपा कोला ने मार्केट लीडर बनने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का दाम घटाकर प्राइस वॉर में भाग लिया, जबकि थम्स अप ने एक नई रणनीति अपनाई और प्राइस कम करने की बजाय बोतल के साइज को बढ़ा दिया। पहले 200 मिलीलीटर की बोतल की जगह अब 250 मिलीलीटर की बोतल सेम प्राइस पर मिलने लगी और इसे महा कोला के नाम से प्रचारित किया गया। इस छोटे से रणनीति का असर यह हुआ कि कुछ ही सालों में थम्स अप मार्केट का लीडर बन गया और कांपा कोला अपना मार्केट शेयर खोने लगा। 1980 के दौरान थम्स अप ने कांपा कोला, 77 और ड्यूक्स जैसे ब्रांड्स को पीछे छोड़ते हुए अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। हालांकि इस दौरान कई अन्य प्लेयर जैसे डिक्सी कोला, टोरिनो, सोसियो और बोरो भी मार्केट में आए, लेकिन इनमें से कोई भी थम्स अप के मार्केट शेयर को चुनौती नहीं दे सका। उसी समय पेप्सी ने भारत में फिर से प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उसकी योजना को अस्वीकार कर दिया। कई चर्चाओं और 5 वर्षों की बातचीत के बाद राजीव गांधी ने 1988 में पेप्सी को भारत में फिर से प्रवेश करने की अनुमति दी। देश की वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी। लोगों के पास रोजगार नहीं था और सरकार भी कर्ज में डूबी हुई थी। ऐसे में बाहरी निवेश देश के विकास में योगदान दे सकता था और रोजगार सृजन कर सकता था।
इस सोच के साथ राजीव गांधी ने पेप्सी को अनुमति दी, लेकिन जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस ने पेप्सी को देश से बाहर का रास्ता दिखाया और धमकी दी कि अगली बार उनकी सरकार आई तो वे पेप्सी को फिर से बाहर निकाल देंगे। फिर भी पेप्सी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और वोल्टास इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम बना लिया। उस समय भारतीय मार्केट में कोई विदेशी ब्रांड मौजूद नहीं था, इसलिए पेप्सी के लिए एक बहुत बड़ी अवसर थी। उसके लिए मौजूद है। विदेशी पेप्सी को लाया गया था, जो शुरुआत में केवल जयपुर, कानपुर, बेंगलुरु और पंजाब में बिकती थी, लेकिन धीरे धीरे यह बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में भी पहुंच गई। 1989 में कांग्रेस चुनाव हार गई और जनता दल के वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसके बाद पेप्सी को पूरे भारत से बाहर किए जाने का डर था, लेकिन पेप्सी सुरक्षित रही। फिर 1991 में भारतीय सरकार ने वैश्वीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की और अपने घरेलू बाजार को बाहरी कंपनियों के लिए खोला। पेप्सी ने अपनी जॉइंट वेंचर को बंद कर दिया और बाजार में 100% अधिग्रहण शुरू किया। इसके बाद यह भारत में एक बड़ी ब्रांड बन गई और थम्स अप की एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी भी बन गई। विज्ञापन के लिए पेप्सी ने फिल्म स्टार जूही चावला के साथ साइन किया और थम्स अप ने क्रिकेट में निवेश करना शुरू कर दिया। 1993 में कोका कोला ने भारत में दोबारा एंट्री की और तीनों कंपनियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। हालांकि बाद में यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ कोका कोला और पेप्सी के बीच रह गई, क्योंकि कोका कोला ने पार्ले की गोल्ड स्पॉट, लिम्का और थम्स अप को $60 मिलियन में खरीद लिया था। जब कोका कोला भारतीय बाजार में फिर से आया था, तब थम्स अप के पास कोला सेगमेंट में 80% मार्केट शेयर था और गोल्ड स्पॉट और लिम्का भी काफी लोकप्रिय प्रोडक्ट्स थे। ऐसे में सवाल उठता है कि पार्ले को अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स को बेचने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। दरअसल कोका कोला के पास इस बाजार में पैर जमाने के लिए दो विकल्प थे। पहला, धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना, जैसे कि अपने प्लांट्स लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करना और समय के साथ कंज्यूमर बेस बढ़ाना। दूसरा, दूसरे ब्रांड के बॉटलर्स को लालच देकर अपनी ओर खींच लेना। पहला विकल्प बहुत समय कंज्यूमिंग था, लेकिन कोका कोला को जल्द से जल्द अपनी जगह बनानी थी, इसलिए उसने दूसरे विकल्प को चुना। भले ही उस समय थम्स अप के पास 80% मार्केट शेयर था, लेकिन इसके बिजनेस मॉडल्स में कुछ बड़ी कमियां थीं। थम्स अप के पास 62 बॉटलर्स थे, लेकिन वह उनमें से केवल 4 का ही मालिक था और बाकी 68 इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे। कोका कोला ने थम्स अप के बॉटलर्स को अधिक अमाउंट ऑफर करके अपनी ओर खींच लिया, जिसके बाद थम्स अप के पास केवल कुछ बॉटलर्स ही बचे और इस वजह से थम्स अप ना तो उतनी डिमांड पूरी कर पा रहा था और ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा था। इसके बाद रमेश चौहान, जो थम्स अप को लीड कर रहे थे, ने महसूस किया कि कोका कोला जैसे बड़े खिलाड़ी से लड़कर कंपनी को नुकसान ही होगा। एक हार के बाद पार्ले को यह समझ आ गया कि इस तरह के संघर्ष में वे सफल नहीं हो सकते। इसलिए रमेश चौहान ने दुख के साथ अपना ब्रांड कोका कोला को बेच दिया। थम्स अप को एक्वायर करना कोका कोला के लिए डबल बोनस साबित हुआ, क्योंकि बॉटलर्स की मदद से यह जल्दी ही भारत के हर कोने में पहुंच गया। इसके अलावा कोका कोला के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बची थी, क्योंकि उसने मार्केट लीडर को ही खरीद लिया था। इसके बाद से दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा कोका कोला बनाम पेप्सी जारी रही। 1996 में भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा था। कोका कोला ने देखा कि भारत में क्रिकेट के प्रति काफी क्रेज है और तय किया कि वह वर्ल्ड कप का मुख्य स्पॉन्सर बनेगा। पेप्सी ने भी कोशिश की, लेकिन यह स्पॉन्सरशिप कोका कोला के खाते में गई। इस कैंपेन के लिए कोका कोला ने नुसरत फतेह अली खान की आवाज में एक गाना बनवाया और ढेर सारे पोस्टर्स और बैनर्स के साथ विज्ञापन भी चलाए। हालांकि पेप्सी ने भी अपने कैंपेन के लिए नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट टैगलाइन रखी, जो कोका कोला पर एक तंज थी।
इन दोनों ब्रांड्स के बीच की प्रतिस्पर्धा जारी रही। पेप्सी ने शाहरुख और सचिन को लेकर विज्ञापन किए, जबकि कोका कोला ने आमिर खान को अपना चेहरा बनाया। साल 2000 के बाद से कोई भी नया ब्रांड कोला सेगमेंट में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता था कि पेप्सी कोका कोला की प्रतिस्पर्धा को वह झेल नहीं पाएगा। हालांकि करीब 2 दशक बाद 2016 में बिस्लरी ने फिजी ड्रिंक मार्केट में एंटर करने की सोची और अपने सब ब्रांड बिस्लरी पॉप के जरिए लिमोनाटा, स्पाइसी पिना कोला और फजो नाम के 4 सॉफ्ट ड्रिंक वेरिएंट लॉन्च किए, लेकिन ये प्रोडक्ट्स कस्टमर को आकर्षित नहीं कर पाए और जल्द ही बंद कर दिए गए। इसके बाद 2020 में बिस्लरी ने लिमोनाटा और स्पाइसी को फिर से लॉन्च किया, जहां स्पाइसी को मसाला कोला की तरह विज्ञापित किया गया। हालांकि आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इस ड्रिंक के बारे में पता हो। इससे आप समझ सकते हैं कि इसका कोला सेगमेंट में क्या असर पड़ा होगा। इस तरह से आज भी भारतीय मार्केट में पेप्सी और कोका कोला की जंग जारी है, जिसमें मुकेश अंबानी की सपोर्ट से अब कैंपा कोला भी कूद चुका है, जो लंबे समय से गुमनाम था। अब आने वाले समय में देखना मजेदार होगा कि पेप्सी और कोका कोला इस कोला वार के विजेता बने रहते हैं या फिर कोई और ब्रांड आकर उनकी बादशाहत को चुनौती देता है। आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट जरूर करें। Thanks for watching this video. Subscribe my channel.